नमस्कार, आप देख रही हैं एचएनएन 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। भदोही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 49वें इंटरनेशनल कालीन मेले का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कालीन व्यापारियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। ये भी बता दें कि इस मेले में 62 देशों के बायर्स ने भागीदारी दी है और जहां व्यापारियों ने 200 स्टॉल्स लगाए। ये मेला कालीन उद्योग को बढ़ावा देने की पहल में आयोजित किया गया है। तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि जब इंटरनेशनल कालीन मेले का पहला संस्करण भदोही में हुआ था तो मैं उस समय भी वहां पर भागीदार रहा। उन्होंने कहा कि शुरू से ही मेरा ये मानना रहा है कि हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरी हमारी ताकत है और इनका देश की अर्थव्यवस्था में मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान है। की महक की भाषा विनोद कुमार बिंद। प्रारंभ से ही मेरा ये मानना रहा है कि हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर हमारी बड़ी ताकत है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के बारे में कुछ चीजें हम सबको सुनने को मिलता है और जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं वह ये कि भारत सोने की चिड़िया थी, या भारत के बारे में आज से 2000 वर्ष पहले कि भारत का वो स्वर्ण युग था। और स्वर्ण युग ही नहीं था, ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की भागीदारी उस समय अकेले भारत 40% का योगदान करता था। लगातार इन क्षेत्रों में भारत की प्रगति दुनिया को न केवल आकर्षित करती थी बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा भी थी। सन 1100 में अगर भारत की इस व्यवस्था को देखेंगे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था तब भी यह वह समय था जब भारत पर विदेशी हमले प्रारंभ होने शुरू हो गए थे। तब भी भारत की भागीदारी 25 से 26% दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी थी। और 18वीं सदी आते आते भारत की भागीदारी 23% तक थी। जब ये देश 1947 में आजाद होता है तो भारत की भागीदारी ग्लोबल इकोनॉमी में मात्र 1.5 से 2% तक रह गई थी। सोने की चिड़िया भिखारी बनकर के रह गया था। ये स्थितियां क्यों हुई? अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो बहुत कुछ जानने और समझने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। सबसे पहले भारत प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का देश है। यह सच है कि दुनिया के अंदर तमाम देशों के पास भौगोलिक क्षेत्रफल है और भारत की संख्या अगर उसमें देखेंगे तो भारत अपने भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के अंदर 7वें स्थान पर आता है। लेकिन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि में अगर आप देखेंगे तो उसमें भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 पर आता है। दुनिया के अंदर सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल में रूसी संघ है।
इसके बाद चीन है, इसके बाद अमेरिका है, कनाडा है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है। लेकिन अगर आप देखेंगे कृषि योग्य भूमि में तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किसी एक देश के पास है तो अब भारत के पास है, दुनिया में सबसे अधिक। और कृषि योग्य भूमि में भी सिंचाई की सुविधा पूरे भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो 60% से अधिक भूभाग ऐसा है जो हमारे पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाता है। और इसको अगर आप उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 86% हमारी भूमि ऐसी है जिसके लिए सिंचाई की बेहतरीन सुविधा हमारे पास मौजूद है। यानी ये केवल खेती किसानी के लिए ही नहीं है, ये खेती और किसानी के साथ साथ यहां के प्रति व्यक्ति आमदनी को आगे बढ़ाने, रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में भी ये बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। खासतौर पर ये केवल अच्छी कृषि योग्य भूमि का प्रदेश या देश नहीं रहा है, बल्कि यहां के हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल से ही हजारों वर्षों की एक विरासत हमारे साथ यह भी जुड़ी रही है कि खेती किसानी के साथ साथ उन्होंने स्थानीय स्तर पर कुछ न कुछ ऐसे लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम स्थापित किए थे जो उनकी अतिरिक्त आमदनी का माध्यम बने और हर व्यक्ति खेती किसानी पर ही निर्भर न रह करके जब कुछ न कुछ साइड बिजनेस भी करता है तो वह अतिरिक्त आमदनी उसकी समृद्धि का कारण बनता है। और भारत के अंदर यही होता था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के सारांडा जंगल में नक्सलियों की ओर से किए गए आईडी विस्फोट में घायल हुए हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर शहीद हो गए हैं, जिन्हें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री ने सीआरपीएफ 133 बटालियन मुख्यालय में पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार और सीआरपीएफ समेत राज्य पुलिस के अधिकारियों ने भी शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हमारे कई साथी घायल हुए, उसमें ये हवलदार जो आसाम में रहने वाले हैं, इनका स्वर्गवास हुआ है, ये शहीद हुए हैं। तो वास्तव में वैसे तो प्रयासों से अब घटनाएं कम हो रही हैं, पर तो भी घटना हो जाती है, वास्तव में काफी दुखद है। हम इतना ही कह सकते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं की रोकथाम सब स्थानों पर हो रही है, पर कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो निश्चित रूप से इसको हम बिल्कुल पूरे रूप से रोकने की दिशा में काम कर रहे हैं और लगता है कि ये बहुत ही न्यूनतम होती जा रही है। बहुत दुख है गवर्नमेंट को। ऑन बिहाफ ऑफ सीएम हम यहाँ पर आए हैं और इस तरह की घटनाओं के लिए हम लोग संवेदना व्यक्त करेंगे। इनकी बलिदान ही है, हम ये समझेंगे स्टेट के लिए, उनका रक्षा के लिए। तो हम लोग सब संवेदनशील होकर के ऐसा जरूर कोशिश होनी चाहिए कि ठीक है घटना कम हो रही है, लेकिन हमें ये प्रयास अवश्य होना चाहिए कि ये ना हो। तो ये रीजन जो हुआ है सारना वाले मामले में या कहीं भी किसी भी मामले में, मेरा ये मानना है कि हमारे कोर्ट के जो पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी या सरकार के पदाधिकारी, सभी इंसान हैं। ट्राइबल वाकई ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, वाकई उसके सर्वाइवल की बातें आ रही हैं और जंगल से तो उनकी ये इमोशनल अटैचमेंट होता है कि उनकी सारी धार्मिक सामाजिक जो इमोशन है उनके साथ ही होता है। तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए।
क्षेत्र में जो सरांडा जंगल क्षेत्र में एक इंस्पेक्टर को पहले प्रेशर आईडी से उसमें पैर में लग गया था। उसके बाद फोर्स के द्वारा उसको निकाल के लेके जा रहे थे, तो उसके बाद निकालने के बाद फिर वापस फोर्स लौट रहे थे। उसी क्रम में फिर से एक बार दूसरा ब्लास्ट भी हो गया था। उसमें दो लोग का इंजरी हो गया था। उसमें से एक शहीद हो गए हैं जो महेंद्र लश्कर हैं, जो असम का रहने वाला है। एक को पैर में जो ऑपरेशन वगैरह हो गया है। दूसरा का ASI है रामकृष्ण गगराई, उनका जो आंग में थोड़ा सा चोट लगा है। ये दोनों को हम लोग दिल्ली भेज रहे हैं एयरलिफ्ट करके उधर फर्दर इलाज के लिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव ने बीजेपी को घेरते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ उत्तर प्रदेश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को ना तो रोजगार की फिक्र है और ना ही महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की। बीजेपी ने तो किसानों की आयु पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर ली है, क्योंकि ना ही आय दुगनी हो रही है और आखिरकार महंगाई भी उन्हें यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए को मजबूत करने के लिए लगातार अथक प्रयास कर रहा है। समाजवादी पार्टी के चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े कार्यकर्ता हो, चाहे पूर्व मंत्री रहे हो, चाहे दिग्गज कोई समाजवादी पार्टी का नेता रहा हो, वो पूरी तरीके से लग गया है। अब जो कद्दावर नेता थे आजम खां, वो भी जेल से छूट गए हैं। उनसे भी तमाम अन्य पार्टियों के लोग भी उनसे मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी उनसे मुलाकात की। लेकिन जो आज का मुद्दा है सबसे बड़ा, वो जयप्रकाश नारायण जी की आज मूर्ति पर माल्यार्पण होना था। आज उनकी जयंती थी, जिसको लेकर तमाम जो समाजवादी पार्टी से लेकर JPNIC तक जो घेरा बनाया गया, पुलिस का बैरिकेटिंग लगाई गई और वहां पर कुछ समाजवादी पार्टी के चोरी चुपके जो कार्यकर्ता रहे वहां पे माल्यार्पण भी किए रातों रात। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता दारा सिंह यादव जी, इनसे हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से आज जयंती थी JPNIC जी की, वहां पे कार्यक्रम होना था, पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया उस क्षेत्र को कि यहाँ पर कोई आ न पाए। क्या डर था, क्या कारण था कि ऐसा करना पड़ा सरकार को? बात यह है कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई है और वर्तमान में योगी जी की सरकार आई है, ये सरकार जो है महापुरुषों की जयंती से लेके उनकी पुण्यतिथि को मनाने नहीं दे रही है। क्योंकि अगर जब वहां पर जयंती मनाई जाएगी तो उनके जो विचार हैं वो भी छपेंगे और वो विचार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी रखेंगे। तो उससे क्या है, इनका जो धंधा है वो बंद हो जाएगा। जो मेन धंधा है वो, ये तो फर्जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो ये इनके सदस्य भी नहीं है, इनको बनाया गया है। आपको बता दें कि जो डर है ये इसलिए डर है कि जो हमारे महापुरुष जो पीडीए के लिए आंदोलन करते थे, संघर्ष करते थे, उनका जो था हरदम जो आंदोलन हुआ है वो जीता है। और जब ये ऐसे आंदोलनों की वजह से जब महापुरुषों के हम अपने वो मनाते हैं तो उससे हमारी जो नई पीढ़ी है उसको जानकारी मिलेगी। आप देख लीजिए कि ये कभी महापुरुषों की कोई जयंती नहीं मनाते हैं, कभी को नहीं करते। अब तो जब से हम लोग पीडीए संविधान करने लगे तब से इनके जो नेता है कुछ लोग संविधान को मानने लगे, नहीं तो वो भी नहीं मानते थे। आज भी वो RSS के वही संघ जो है लिखा हुआ कानून जो है इनका वही मानते हैं। ये तो दिक्कत क्या थी भाई? आप लोग जाते वहां पे माल्यार्पण करते, उनकी जो जन्मतिथि थी जयंती थी उसको मनाते, लेकिन क्या कारण है? कहीं बीच में गोलमोल तो नहीं? बात यह है कि उसको बेचना चाह रहे हैं। जैसे आप एयरपोर्ट बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, तो बेचने में क्या, वो तो बेच देते, तब भी उनके महापुरुष वहां लग जाते। बात यह है कि देखिए, हम जो बनाते हैं वो समाज के लिए बनाते हैं, इस प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बनाते हैं। उसके फायदे हमारे उत्तर प्रदेश वालों को मिले, मगर वो जो है जितना उत्तर प्रदेश का धन है या यहाँ की संपत्ति है या जो पुरानी चीजें यहाँ की बनी है जिनसे लाखों लोगों का रोजगार चल रहा है, रोजगार मिल रहा है, उन चीजों को बेचकर सिर्फ गुजरात के 2 ही लोगों को दिया जा रहा है। इसलिए वो उनको दिया जा रहा है क्योंकि दिल्ली और जो यूपी की टकरार है इसमें हमारे उत्तर प्रदेश को पीसा जा रहा है। 27 का चुनाव भी नजदीक है, आप पीडीए चला रहे हैं, कितना लगता है कि पीडीए कितना मजबूत हुआ? दलितों के बीच में आप कितने गए? दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अभी रायबरेली में हुआ, आपका डेलीगेशन तो गया नहीं वहां पे। देखिए, आपको बता दें कि हम
जितने भी हमारे यहाँ घटनाएं हो रही हैं उसका दुख हमें इतना ज्यादा हो रहा है क्योंकि ऐसी तानाशाह ऐसी सरकार बैठी है कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता। उत्तर प्रदेश आज अपराध में नंबर 1 पे हो गया, महिला अपराध में भी नंबर 1 पे हो गया और लखनऊ नंबर 1 पे हो गया अपराध में। तो देखिए बात यह है कि सत्ता जो है हमें हर जगह रोक रही है। हम कार्यक्रम नहीं कर सकते। आप देख लीजिए एटा में उन्हीं के समाज के लोग कार्यक्रम भी कर रहे हैं, वहाँ प्रतापगढ़ में शस्त्र पूजा भी कर ले रहे हैं वो लोग। मगर बात यह है कि पीडीए की एकता जो है आपने 24 में देखी है, उसका परिणाम आप देखा है। 27 में मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन मानिए कि हमारी सरकार आ रही। समाजवादी पार्टी की पीडीए के जितने शोषित पीड़ित हैं उन सब की सरकार आ रही है और ये सरकार आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ किसानों के आंसू पोंछने का काम करेंगे। बीच में एक मुद्दा था बेरोजगारी, नौकरी, किसानों की जो चाहे वो गन्ना मूल्य हो चाहे खाद का लेकर मुद्दा हो, बीच में खूब चर्चा में रहा। आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने भी उठाया, तमाम नेताओं ने, आप लोगों ने, काफी चर्चित इसका रहा। अब क्या है कि इसका मुद्दा उस प्रकार से उठाया नहीं जा रहा। देखिए उस पे हम लोगों को क्या कहते हैं, हम जब इन मुद्दों को उठाते हैं तो हम लोगों की वो सीन काट दी जाती है। तो ये थे हमारे साथ सपा के नेता दारा सिंह यादव, जिनका तमाम जो विषय थे उन पे उन्होंने बात रखी, चाहे वो आजम खान की बात हो, चाहे जेपीएनआईसी की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी, खाद और किसानों की जो तमाम मुद्दे थे उन पे चर्चा हुई। और साथ ही 2027 का चुनाव है, कितनी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी लड़ेगी इसका आने वाला वक्त ही बताएगा।